प्यारे बच्चों, भूगोल के अंतर्गत अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। उस अगले चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वनाश्रित समुदाय। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आता है एक ऐसा भूभाग, ऐसा बड़ा क्षेत्र जिसमें घास फूस, छोटे झाड़ियाँ ये देखने को मिलता है, जिसको वन कहा जाता है। सामान्य तौर पर हम देखते हैं तो ऐसा संपूर्ण जो क्षेत्र जहाँ पर पेड़ पौधे, वृक्ष, घास फूस, झाड़ियाँ इससे भरा पड़ा होता है, ये वनाच्छादित क्षेत्र वन की श्रेणी में आता है। तो इसी वन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। वनों के उपयोग। वन है तो हमारे लिए क्या उपयोग है, किस काम आता है, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला जो आता है, वन का जो उपयोग किया जाता है वो झोपड़ी बनाने हेतु। वनवासी जो होते हैं या वन में निवास करने वाले जो होते हैं, तो वनाच्छादित क्षेत्र में झोपड़ियाँ, छोटे छोटे घास फूस की झोपड़ियाँ बनाकर वहाँ पर रहते हैं और कई प्रकार के कंद मूल, फल, शिकार इत्यादि के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वन का जो क्षेत्र है वहाँ पर दूर दूर में लकड़ियों से या टहनियों से या घास फूस से वन में रहने वाले जो आदिवासी कबीले जो रहते हैं वो झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, वहीं पर अपना जीविकोपार्जन करते रहते हैं। तो इस प्रकार झोपड़ी हेतु वन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में दूसरा जो आता है जानवरों का शिकार। वन एक सघन पर्यावरणीय जो आवरण होता है, प्राकृतिक संपदा है, निःशुल्क देन है और वहां पर घास फूस, वृक्ष, लताएं, झाड़ियां, इसके अलावा वनों में कई प्रकार के जीव जंतु, वन्य प्राणी, पशु पक्षी भी वहां पर विचरण करते हैं और वहां पर दिखाई पड़ते हैं। तो ये वनवासी जो होते हैं, वन में रहने वाले आदिवासी कबीले के जो लोग रहते हैं, उनका शिकार करते हैं और उनका शिकार करके उनके मांस को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। आदि मानव से लेकर आज तक जानवरों का शिकार करना और उनका भोजन के रूप में उपयोग करना। पहले तो आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो कच्चा ही खा जाते थे। धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ और फिर उसको भूनकर खाने लगे। तो इस प्रकार से वनों में रहने वाले कई प्रकार के वन्य जीव जंतु उनका शिकार करते हैं और उनके मांस को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वन इसीलिए बहुत ही उपयोगी है। तीसरा जो आता है चारागाह के लिए। वन का जो क्षेत्र है तो वहां पर घास, छोटी छोटी झाड़ियां और उसके रहने से पशुओं के लिए चारागाह या लोगों के द्वारा वहां पर वनों में चारागाह के लिए उसको
ले जाते हैं पशु को चराने के लिए, और वहाँ के घास फूस पत्तियाँ, कई प्रकार के जो पशु है, गाय भैंस भेड़ बकरियां इत्यादि, वहाँ पर उनको चारे के रूप में प्राप्त हो जाता है। अगला जो आता है वो है लकड़ी फल। वनों से या वन का जो उपयोग जलाऊ लकड़ी के लिए या वन की जो लकड़ी है उनको कई प्रकार के दरवाजे वगैरह बनाने के लिए, कुर्सी बनाने के लिए ऐसा उपयोग किया जाता है। तो वन हमारे लिए उपयोगी है। इसके अलावा वन में फल, कई प्रकार के फल मिलते हैं, उनका भी उपयोग आदिवासी के अलावा और कई जो लोग उसका उपयोग करते हैं, जैसे कि बेर है या आंवला वगैरह है या कई प्रकार के ऐसे जो फल है, महुआ वगैरह, इनका उपयोग करते हैं। तो वन से लकड़ी के साथ साथ कई तरह के फल वन से प्राप्त होते रहते हैं जो निःशुल्क रहता है। इसके बाद में वन का जो अगला उपयोग है वो है पर्यटन हेतु। पर्यटन हेतु वन का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य या जिन क्षेत्र में वन ज्यादा है, वनाच्छादित प्रदेश है, या वन वाला जो क्षेत्र है सघन वन है, या नहीं तो कुछ वन से भरा पड़ा हुआ है ऐसा क्षेत्र, सघन नहीं है तो विरल भी वन क्षेत्र है, तो वहां पर पर्यटन के लिए लोग वहां पर आते जाते रहते हैं। उनकी प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए वहां पर आते हैं लोग। ग्रीष्म ऋतु में अधिकांश वहां का जो जलवायु है वो शीतल और मंद वायु प्रवाहित होती है, तो पर्यटन के लिए लोग वहां पर आते जाते रहते हैं। कई जो वनाच्छादित क्षेत्र है उसको अभयारण्य भी घोषित कर दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित कर दिया गया है सरकार के द्वारा, और उनसे कई प्रकार के सरकार को लाभ भी मिल रहा है। तो इस प्रकार से पर्यटन का भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में माना जाता है, इसलिए वन बहुत उपयोगी है। इसके बाद में खेत खदान और उद्योग के लिए प्राचीन समय में देखा जाता था तो हमारे संपूर्ण जो पृथ्वी का अधिकांश भाग जो है वो पेड़ पौधे या जंगल से पूरा वनाच्छादित था, जगह जगह पर पेड़, जगह जगह पर घास भूमि। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ता गया, जनसंख्या में वृद्धि होते गई, वैसे वैसे उद्योग की स्थापना, उद्योगों के लिए कच्चा माल, खदानों के द्वारा कच्चा माल निकालना और खेत वनों को काटकर या घास भूमि को साफ करके वहां पर खेती का कार्य भी धीरे धीरे शुरू करने लगे। तो इस प्रकार से वन का जो या वन वाला जो क्षेत्र है वहां पर खेती, स्थानांतरित खेती या झूम खेती भी लोगों के द्वारा किया जा रहा है और खदान के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है, और उद्योग या संयंत्र भी उन भागों में लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से वन मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी समझा जाता है। अब आते हैं वन का वर्गीकरण या कितने भागों में बांटा गया है वन को। हमारे जो भारत का जो क्षेत्र देखते हैं तो विभिन्नता है, कहीं पर पर्वत, कहीं पर पठार, कहीं पर समतल मैदान, विभिन्नता का देश है ये। विभिन्नता होने के कारण यहाँ पर जलवायु, तापमान और वर्षा, मिट्टी, इसके कारण अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के वन
देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारे भारत में मुख्य प्रकार से कितने भागों में बांटा गया है वनों को। तो सबसे पहला जो आ जाता है वनों के प्रकार में सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है इसको। सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वन के रूप में जाना जाता है। सदाबहार वन ऐसे क्षेत्र जहां पर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होते रहती है, जैसे हिमालय पर्वत का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर अधिकांश समय में वर्षा होते रहती है, मूसलाधार वर्षा होते रहती है। असम, मेघालय, मासीराम का जो क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्रों में सदाबहार वन देखने को मिलता है। यहाँ के जो वन होते हैं, सदाबहार वन जो होते हैं वो सघन होते हैं और इन वनों के जो वृक्ष बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं। एक वृक्ष दूसरा तो दूसरा स्थान पर दूसरे वृक्ष, इस प्रकार के एक प्रकार के वृक्ष वहां पर देखने को नहीं मिलता सदाबहार वन में, और काफी ऊंचे होते हैं यहाँ के वन। सदाबहार जो वन होते हैं वो, और वर्ष भर हरे भरे होते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। दलदली वाला क्षेत्र होता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वन हमारे भारत में देखने को मिलता है। असम का क्षेत्र है, मेघालय क्षेत्र है, मिजोरम का क्षेत्र है, और यहाँ के प्रमुख जो वनों में जो आता है वो है रोजवुड, महोगनी, बांस, और ऐसे बहुत सारे जो वृक्ष ऊंचाइयों के साथ में यहाँ पर प्राप्त होते रहते हैं। इसके बाद में जो दूसरा जो आता है वो है मानसूनी वन। मानसूनी वन या इसको पतझड़ वाले वन कहते हैं। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर जिन स्थानों में वर्षा होती है ऐसे स्थानों में मानसूनी वन देखने को मिलता है या पतझड़ वन देखने को मिलता है। यहाँ के जो वृक्ष मिलते हैं वो ग्रीष्म ऋतु में या एक विशेष जो मौसम होता है वहां उस समय अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इसको पतझड़ वन कहा जाता है। और यहाँ के जो प्रमुख जो वृक्ष होते हैं वो आम, पीपल, बरगद, शीशम, आंवला, ऐसे बहुत सारे जो वृक्ष है, साल, सागौन, ये सब मानसूनी वन के वृक्ष माने जाते हैं। यहाँ के जो वन होते हैं वो विरल होते हैं, दूर दूर में, एक यहाँ पर मिलेगा तो दूसरा वहां पर मिलेगा, इसलिए यहाँ के जो वन का व्यापारिक महत्व ज्यादा होता है। मानसूनी वन के वनों का व्यापारिक महत्व ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर आसानी से इन वनों को कटाई करने के लिए वाहन आ जा सकते हैं। लेकिन सदाबहार जो वन होते हैं दलदली भूमि होती है और वहां पर आवागमन का साधन नहीं बन पाता, और सघन वृक्ष होते हैं, उनके वृक्ष को काटना भी संभव नहीं होता। लेकिन वही मानसूनी वन के जो वृक्ष हैं उनको काटा जा सकता है और एक ही प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। जैसे कि साल का पेड़ है तो पूरा साल का वृक्ष दिखेगा, सागौन का है तो सागौन का, नीम का है तो नीम का, आम का है तो पूरा आम का, आंवला का है तो आंवला का। तो इस प्रकार से यहाँ पर मानसूनी वन या पतझड़ प्रकार के वन है वो एक ही प्रकार के होते हैं, विरल होते हैं, दूर दूर में होते हैं। और तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाता है पतझड़ या मानसूनी वन की प्रमुख जो विशेषता है। इसके बाद में
तीसरा जो आ जाता है वो है कटीले झाड़ी वाले वन या कांटेदार झाड़ियां वाले वन। ये ऐसे स्थानों में पैदा होते हैं जहां पर वर्षा की जो मात्रा है वो नहीं के बतौर होती है। 50 सेंटीमीटर, 15 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक वर्षा जिन भागों में होती है, जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसीलिए इसको कांटेदार झाड़ियां वाले या मरुस्थलीय वन के नाम से भी जाना जाता है। मरुस्थल का क्षेत्र जहां पर वर्षा नहीं के बतौर होता है और जहां पर वर्षा होते रहती है वहां पर वृक्ष देखने को मिलता है। छोटी छोटी झाड़ियां और कांटेदार, जैसे कि बबूल है, बेर है, ऐसे वृक्ष कांटेदार जिनकी ऊंचाई भी कम, इसीलिए झाड़ियां वाले वन भी कहा जाता है इसको। और दूर दूर में अलग अलग स्थानों में वन देखने को मिलता है। एक यहाँ पर तो कई किलोमीटर के बाद में वो वन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कांटेदार या मरुस्थलीय वन, ये राजस्थान का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र आता है वहां पर इस प्रकार की वन देखने को मिलता है। चौथा जो आता है समुद्र तटीय वन। समुद्र तटीय वन सागर के पास या सागर के जो तटवर्ती या समुद्र के निकट या समीप खारे पानी से पैदा होने वाले जो यहाँ पर वन होते हैं, यहाँ के वन खारे पानी से ही पनपते हैं। ज्वार भाटा जब आता है तो समुद्र के तट के पास में आकर फिर जाता है, फिर वापस आता है। तो इस प्रकार से उनको जल की पूर्ति होते रहती है और समुद्र तटीय वन पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ के जो प्रमुख जो वृक्ष देखा जाता है तो मैनग्रोव है, केवड़ा वगैरह है, और हमारे भारत में देखा जाता है तो गंगा यमुना के जो डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टा वाला जो भाग है, उन क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष की प्रधानता देखने को मिलता है। सुंदरी वृक्ष के जो लकड़ी है सबसे ज्यादा मजबूत लकड़ी मानी जाती है और उनको दरवाजा बनाने के लिए या नाव बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो समुद्र तटीय जो मैदान या समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वहां पर समुद्री जो वन देखने को मिलता है। खारे पानी के कारण ये वृक्ष पनपते हैं। अगला जो आ जाता है वो है पांचवा पर्वतीय वन। पर्वतीय वन पर्वत का जो क्षेत्र होता है, ज्यादा ऊंचाई की ओर हम जब जाते हैं तो ऊंचाई के कारण तापमान कम रहता है और बर्फ से आच्छादित रहता है, बर्फ से ढका रहता है, और बर्फ से ढके होने के कारण वहां पर वनस्पति संभव नहीं हो पाती है। 600 मीटर की ऊंचाई जो होता है उससे ऊपर कोई भी वनस्पति देखने को नहीं मिलता। उसके नीचे जो होता है धरातल की ओर जैसे आते हैं और कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहां पर कुछ कुछ वनस्पतियां, जैसे कि सूर्य की किरणें जब पड़ती है ग्रीष्म ऋतु तो बर्फ पिघलने के कारण वहां पर घास, मुलायम घास उगाते हैं। तो इस प्रकार से पर्वतीय जो क्षेत्र होता है वहां पर एक कोणधारी
कोणधारी या शंक्वाकार आकृति में वहां पर वृक्ष देखने को मिलता है, और दूर दूर में भी देखने को मिलता है। कम ऊंचाई वाले वृक्ष रहते हैं। और यहाँ के जो प्रमुख जो वृक्ष होते हैं वो चीड़, देवदार, ये सब वृक्ष पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख वृक्ष हैं। हिमालय के जो तराई क्षेत्र से लेकर ऊपर की हम जाते हैं 300 मीटर 600 मीटर की ऊंचाई, फिर धीरे धीरे वनस्पति कम होते जाती है। तो ये हमारे भारत की जो तापमान, मिट्टी और आर्द्रता, इनके कारण हमारे संपूर्ण भारत में देखा जाता है तो अलग अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलता है, या अलग अलग प्रकार के वनस्पति पैदा होते हैं। कहीं पर सघन वन तो कहीं पर विरल वन, कहीं पर कांटेदार वन तो कहीं पर पतझड़ प्रकार के वन। तो इस प्रकार से हमारे भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति का जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक वनस्पति वाला जो क्षेत्र हम देखते हैं तो असम मेघालय वाला जो क्षेत्र है वनाच्छादित, वहां पर 80% से भी अधिक वन से ढका हुआ है वो क्षेत्र। तो ऐसे हमारे संपूर्ण भारत में देखते हैं तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलता है। तो आज के चैप्टर में वन के बारे में आज शुरुआत किए हैं। बहुत सारी चीजें जानने के अलावा आर्थिक के स्थिति, सामाजिक स्थिति, ये सब जानने के अलावा हमको प्राकृतिक या प्रकृति से संबंधित भी जानकारी हमको रखना चाहिए कि हमारे भारत में कौन कौन से स्थानों में किस प्रकार से वन है, कैसे प्राकृतिक संपदा है, क्या वहाँ पर पर्यटन स्थल है, कितने सेंटीमीटर वहाँ पर वर्षा होती है, वहाँ की मिट्टी क्या है, ये सब जानकारी एक सामान्य तरीके से हमको रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आज की जो चैप्टर में वन से संबंधित उनके उपयोग क्या है और प्रकार क्या है, इसके बारे में आज हम लोग समझे हैं। फिर इसी वन से संबंधित अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।